हाय एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। तो हम लोग पोएट्स एंड पैनकेक्स जो चैप्टर है उसी को कंप्लीट करेंगे। तो देखो, अभी तक हमने बात क्या करी है इस चैप्टर के बारे में। हमने बात की मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में। मेकअप डिपार्टमेंट में जो हायरार्की थी, जिसमें मेन हमने बात करी थी एक नेशनल इंटीग्रेशन एंड देन ऑफिस बॉय। फिर हमने बात करी अशोकामित्रन के बारे में। फिर हमने बात करी एस.एस. वासन के बारे में, कोथामंगलम सुब्बू के बारे में, कोथामंगलम सुब्बू एंड एट द सेम टाइम हमने ऑफिस बॉय दोनों का कंपैरिजन किया। फिर हमने ये भी पढ़ा कि ये जो ऑफिस बॉय है ये कोथामंगलम सुब्बू से क्यों जेलस होता था। फिर हमने लीगल एडवाइजर के बारे में बात करी और मीनवाइल हमने कोथामंगलम सुब्बू का जो टैलेंट है वो भी समझा। लीगल एडवाइजर के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी, जिसमें हमने ये देखा था कि लोग जो हैं, ये एक लॉयर था। लॉयर को लोग वैसे बोलते हैं कि वो लोगों को एडवाइस करता है, बट ये एक ऐसा लॉयर था जिसकी वजह से लोगों की नौकरी चली जाती थी, जिसकी वजह से लोग मुसीबत में फंस जाते थे। तो यार ये सारे सिनेरियोज हमने कंप्लीट कर लिए हैं पोएट्स एंड पैनकेक्स में। अब दो इंपॉर्टेंट सेगमेंट बाकी हैं इस चैप्टर में। एक तो है MRA और एक है स्टीफन स्पेंडर। इन्हीं दोनों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है आप लोगों को। तो आज हम MRA के बारे में बात करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्टीफन स्पेंडर के बारे में। ठीक है, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। बात ऐसी है कि अगर हम जेमिनी स्टूडियो की बात करें तो यहां पर जितने भी लोग थे वो क्या पहनते थे, खादी धोती पहनते थे। एंड खादी धोती के ऊपर एक शर्ट ऐसी पहनते थे जो क्लमजी तरीके से टेलर होती थी। मतलब बहुत ही अजीब तरीके की बनुई हुई शर्ट्स होती थी। प्रॉपर उसकी कोई फिटिंग नहीं होती थी, ओवरसाइज्ड होती थी वो। ठीक है, तो क्या पहनते थे सब लोग? खादी धोती, ओवरसाइज्ड शर्ट। लेकिन जो लीगल एडवाइजर है ये क्या पहनता था? इसका पहनावा सबसे अलग था, है ना। आपने देखा है ना कि हम लोग अलग तरीके से कपड़े पहनते हैं, बट लॉयर्स के कपड़े अलग होते हैं, कोट पैंट वगैरह पहनते हैं। तो उसी तरीके से ये जो लीगल एडवाइजर है, ये जो लॉयर है, ये क्या पहनता था? पैंट्स पहनता था, शर्ट, और उसके ऊपर टाई लगाकर रखता था, और कोट ऑफ मेल। कोट ऑफ मेल का मतलब क्या होता है? अब शर्ट के ऊपर एक जब ये कोट पहनता था, वो कोट ना कोट ऑफ मेल लगता था, मतलब आर्मर लगता था। वो इतना बड़ा और लंबा सा एक कोट पहनता था, वो ऐसे लगता था जैसे उसने एक आर्मर पहना हुआ हो। लेकिन इतने सारे लोग थे जेमिनी स्टूडियो में, बट हमारा लीगल एडवाइजर ऐसा था जो हमेशा अलोन फील करता था। इसके पीछे रीजन भी है, क्योंकि इसकी थॉट प्रोसेस लोगों से मैच नहीं होते थे। ये अपने आप को थोड़ा हेल्पलेस मानता था, क्योंकि अगेन ये ओड इवन वाला थोड़ा सा सिनेरियो रहता था कि सब लोग इवन और उनमें से लीगल एडवाइजर ओड वन था। कोल्ड लॉजिक इन क्राउड ऑफ ड्रीमर्स। अच्छा, यहां पर मैं एक चीज और बताऊंगी, फिर इस पर आऊंगी मैं। देखो क्या होता है ना कि फिल्मी दुनिया में लोग कैसे होते हैं, ड्रीम्स में रहते हैं। एक अपना उनका फेरी लैंड होता है, दे आर द ड्रीमर्स बेसिकली। ओके, लेकिन ना ये जो इंसान है लीगल एडवाइजर, ये इसलिए हेल्पलेस एंड अलोन फील करता था क्योंकि ये थोड़ा लॉजिक वाला इंसान था। मतलब इसको ना ऐसे लगता था ये तर्क वितर्क पे रीजन देकर बात करता था, बट और सब लोग थोड़े से ड्रीमी वर्ल्ड में रहते थे। एट द सेम टाइम कोल्ड लॉजिक इन क्राउड ऑफ ड्रीम्स, मतलब सब लोग अपने सपनों की दुनिया में खोए रहते थे। मतलब देखो, जैसे कि बॉलीवुड जो है, मुंबई जो, उसे सपनों की गली बोला जाता है, राइट। तो सब लोग इस फिल्म इंडस्ट्री में सपनों की दुनिया में खोए हुए हैं, उनकी अपनी अलग दुनिया। उनके बीच में ये लीगल एडवाइजर ऐसे लगता था जैसे कि इसके जो लॉजिक्स हैं वो कोल्ड लगते थे। मतलब ऐसे आप कह नहीं सकते हो कि ये उनके साथ मैच कर पा रहा था लोगों के साथ। ठीक है, A neutral man in an assembly of खादी हाइट्स एंड गांधी हाइट्स। इस चीज का क्या मतलब है? एक्चुअली जितने भी लोग जेमिनी स्टूडियोज में थे वो सब लोग खादी धोती पहनते थे, मतलब वो खादी को फॉलो करते हैं। अब खादी हाइट्स किसका इनिशिएटिव था? गांधी जी का था। तो वो गांधी जी को बहुत मानते थे लोग, एक्सेप्ट लॉयर। मतलब सब लोग जेमिनी स्टूडियोज में जितने भी लोग थे, असेंबली किसके लिए लिखा है? जितने भी जेमिनी स्टूडियोज में लोग थे वो सब के सब खादी हाइट्स एंड गांधी हाइट्स थे। मतलब वो गांधी जी को फॉलो किया करते थे। और समझ जाना, खादी हाइट्स वर्ड आता है तो दैट मीन्स गांधी जी का ही चलाया हुआ ये इनिशिएटिव था। गांधी जी ने खादी हाइट्स क्यों चलाया, खादी पहनने की क्यों बातें करी, ये सब आप लोगों ने ऑलरेडी एसएसटी में पढ़ा हुआ है, सो इस पर ज्यादा हम डिटेल में जाएंगे नहीं। बट अगर हम लीगल एडवाइजर की बात करें, ये एक न्यूट्रल मैन था। मतलब ना
ये गांधी की तरफ था, ना ये अदर पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ था। So many of people allowed to make films। अब देखो क्या हुआ यहां पर, इस लाइन का मतलब क्या है, यहां पर यह है कि एस.एस. वासन एक ऐसे आदमी थे जो भी उनके साथ रहता था उन सबको वो मूवीज बनाने के लिए अलाउंस दे दिया करते थे। तो जिसको नहीं भी आती मूवी बनानी उसके लिए भी एस.एस. वासन कहते थे ठीक है तुमको मूवी बनाइए, बनाओ, ठीक है। अब एक बात बताओ, एक ऐसा इंसान जिसको पता ही नहीं है ABCD मूवी के बारे में, तो वो किस तरीके से मूवी बना देगा। तो हुआ क्या, जब एस.एस. वासन ने बहुत सारे लोगों को जो उनके आसपास थे सबको फ्रीडम दे दी मूवी बनाने के लिए, तो क्या हुआ कि काफी मूवीज फ्लॉप चली गई और इस वजह से जेमिनी स्टूडियोज को क्लोज डाउन करना पड़ा। मतलब एस.एस. वासन ने फिर एक दिन आके जेमिनी स्टूडियोज का जो ये डिपार्टमेंट था पोइट्स का वो बंद कर दिया। और ऐसा पहली बार हुआ कि एक लीगल एडवाइजर ने अपनी नौकरी खो दी। अदरवाइज ऐसा नहीं होता ना कि एक वकील एक आम आदमी के चक्कर में उसकी नौकरी चली जाए, है ना। तो अब हुआ क्या कि ये जो लीगल एडवाइजर था इसकी नौकरी चली गई थी, और ऐसा पहली बार लाइफ टाइम में हुआ कि एक वकील की नौकरी गई, वो भी पोएट्स की वजह से, ठीक है। एक उन लोगों की वजह से जो अपनी फिल्मी दुनिया में रहते हैं, एक ऐसे इंसान की नौकरी चलेगी जो पढ़ लिख कर लॉयर बना है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कौन कौन से पोएट्स थे यहां पर जेमिनी स्टूडियोज में, तो यहां पर नाम दिया गया है एस.डी.एस. योगीयार, कृष्णा शास्त्री, हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय एंड देन संगू सुब्रमण्यम। ये सारे तमिलियन नेम्स हैं क्योंकि हम मद्रास की बात कर रहे हैं, हम उस साइड के साउथ इंडिया की तरफ की बात कर रहे हैं। तो ये सब जो पोइट्स थे ये जेमिनी स्टूडियो से जुड़े हुए थे। ओके, अब क्या था कि उस टाइम पर चल रहा था कांग्रेस का रूल, ऑलराइट। तो कांग्रेस ने क्या किया हुआ था, कांग्रेस ने प्रोहिबिशन लगाया हुआ था। प्रोहिबिशन लगा क्यों था ये भी मैं बता दूं। एक्चुअली गांधी जी ने कहा कि अल्कोहल एंड ऑल कैसी चीज है ना कि अल्कोहल की वजह से लोग एडिक्टिव होते जा रहे हैं, और हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में ना क्या हो रहा है, वो एक तरीके का हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है अल्कोहल, मतलब शराब वगैरह जो चीजें हैं, इसकी वजह से हम लोगों का जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो फीबल पड़ रहा है, वो वीक पड़ रहा है, और इसीलिए अल्कोहल बंद करनी चाहिए बिकॉज इट इज एडिक्टिव, okay, and creating so many hindrances in the freedom struggle. So that was the reason Gandhi ji asked everybody to put the law that is prohibition. और उस टाइम पर INC जो हमारी कांग्रेस पार्टी थी उन्होंने क्या करा, प्रोहिबिशन लगा दिया। अब हुआ क्या, प्रोहिबिशन लगा दिया तो अब लोग तो पहले क्या करते थे, ठीक है, एक ठेके पे जाके बैठ गए, शराब की बोतलें ली और क्या करा उन्होंने, बातें करनी शुरू कर दी दिन भर की, या यहां वहां की सारी गॉसिपिंग शुरू कर दी, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये प्रोहिबिशन रूल लगा, अब अल्कोहल बिकनी बंद हो गई, तो अब लोग मिलते थे कॉफीज के ऊपर, ठीक है, मतलब चाय कॉफी के ऊपर। पोएट्स एंड पैनकेक्स में यहां नाम दिया हुआ है कॉफी का, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब प्रोहिबिशन रूल लगा तो कॉफी की सप्लाई भी अच्छी होने लगी, एट द सेम टाइम लोगों के लिए कॉफी पर मिलना और बैठकर बातें करना वाज अ लेजर टाइम। और सबसे बड़ी बात, जितने भी लोग सेकंड डिपार्टमेंट में काम करते थे, दैट वाज बेसिकली द प्लेस फॉर पोएट्स, फॉर द राइटर्स, वो सब लोग कॉफी पर बैठकर मिला करते थे। मतलब ये सारे पोएट्स जितने भी थे वो कॉफी पर बैठकर मिला करते थे, कॉफी पीते थे और आप बातें डिस्कस किया करते थे। मतलब जितनी भी डिलिब्रेशंस होती थी ना, मोस्टली दिन में हो रात में हो, कॉफी पर ही हुआ करती थी। मतलब वैसे कॉफी टॉक कह सकते हो आप, ठीक है। और उस टाइम पर जैसे कि मैंने बताया कि प्रोहिबिशन था, इसीलिए कॉफी के टाइम पर लोगों के लिए मिलना एक लेजर, एक एंजॉयमेंट का टाइम होता था। बट अगर हम ऑफिस बॉयज की बात करें, ऑफिस बॉयज में एक वो जो 40s में था एंड जो किससे चिढ़ा करता था, ही वॉज जेलस ऑफ दिस कोथामंगलम सुब्बू। तो ऑफिस बॉय एंड कुछ क्लर्क को छोड़कर जितने भी जेमिनी स्टूडियोज में लोग थे, जो मेंटल प्रेशर जिनके ऊपर था, उनके लिए ये बहुत ही एक प्री रेक्विजिट चीज थी कि वो थोड़ा सा टाइम खाली बिताएं
ताकि वो कुछ और सोच पाए। मतलब आप समझे मेरी बात। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक वो पोएट है जिसको अभी मूवी बनानी है, वो सारा दिन अगर मूवी बनाने में, मूवी सोचने में लगा रहेगा तो दिमाग फोगी हो जाएगा, उसे भी 5-10 मिनट का एंटरटेनमेंट चाहिए। तो यहाँ पर भी यही बताया गया, जितने भी लोग जो मेंटली काम करते थे, मेंटली काम करने का मतलब है जो लिखने का काम किया करते थे, स्क्रिप्ट राइटर, लिरिक्स एंड ये सब लिखते थे, तो ये सारे के सारे थोड़ा सा टाइम एंजॉयमेंट के लिए निकाला करते थे। और इनके लिए एंजॉयमेंट क्या था? कॉफी टॉक, मतलब कॉफी पीते पीते बातें करना। एंड इट वॉज अ प्री रेक्विजिट, मतलब इट वॉज नेसेसरी फॉर देम। बहुत सारे लोग जो है जेमिनी स्टूडियो में खादी पहनते थे, गांधी जी को वर्शिप करते थे, गांधी जी को फॉलो करते थे, उनकी आइडियोलॉजी को पसंद करते थे। बट इन लोगों का ऐसा कोई खास पॉलिटिकल इंक्लिनेशन नहीं था कि किसी एक पार्टी को लेकर ये बिल्कुल पागल ही है, ऐसा नहीं था। लेकिन एक चीज बहुत खास थी जेमिनी स्टूडियो में, दैट दे वर एवर्स टू कम्युनिज्म। ये आ गया ना वर्ड, यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि कम्युनिज्म है क्या। अभी समझाऊंगी, पहले इस चीज को समझ लो, फिर तुम लोगों को मैं कम्युनिज्म का मतलब समझाऊंगी, ठीक है। एक बार ये लाइन समझो, जितने भी जेमिनी स्टूडियोज में लोग थे वो गांधी जी को फॉलो किया करते थे, बट ये नहीं था कि एक ही पार्टी के पीछे ही वो लगे हुए हैं, उनको मतलब बुरी तरीके से वो लोग फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं था। बट एक चीज बहुत ही ज्यादा श्योर थी कि ये जितने भी लोग थे ये सब कम्युनिज्म के अगेंस्ट थे। कम्युनिज्म को लेकर ये क्या सोचा करते थे कि कम्युनिज्म के लोग गॉडलेस होते हैं। गॉडलेस का मतलब इनका कोई भगवान नहीं, ये किसी में विश्वास नहीं करते, दे आर द एथियस्ट, ठीक है। नो फीलियल एंड कॉन्जुगल लव, ये अपनी फैमिली से प्यार नहीं करते थे। कॉन्जुगल लव मतलब ना ही अपने हस्बैंड और अपनी वाइफ से प्यार किया करते थे। नो कंपंक्शन अबाउट किलिंग हिज ओन पेरेंट्स, चिल्ड्रंस, सच नोशंस प्रिवेल्ड इन साउथ इंडिया। कंपंक्शन का मतलब क्या होता है? गिल्ट, मतलब इन लोगों को कोई गिल्ट नहीं था। नो कंपंक्शन, नो गिल्ट। इफ दे हैड टू किल ईदर पेरेंट्स, चिल्ड्रंस, स्पाउसेस, दे विल नॉट हेजिटेट। मतलब साउथ इंडिया में ये लोगों के मन में था कि कम्युनिज्म के लोग, जितने भी कम्युनिज्म के लोग हैं ना, वो सब लोग गॉडलेस है, भगवान में विश्वास नहीं करते, उनके अंदर कोई दया धर्म नहीं है, वो अपने बीवी बच्चों किसी के भी सगे नहीं होते हैं, वो किसी को भी मारने में, अपनी फैमिली को मारने में वो हिचकेंगे भी नहीं। बट ऐसा था क्यों, ये समझो। देखो क्या था ना कि जब ये वर्ड आया कम्युनिज्म, लास्ट में क्या है? लास्ट में इज्म लगा हुआ है, ISM। जब भी किसी वर्ड के लास्ट में ऐसे ISM आ जाता है तो मोस्टली वो वर्ड्स होते हैं आइडियोलॉजिकल वर्ड्स, मतलब किसी की वो आइडियोलॉजी, किसी के वो थॉट प्रोसेस होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं ना हिंदुइज्म, तो हम लोग जो हिंदुइज्म बोलेंगे वो हिंदूज को फॉलो करेंगे, गेटिंग माय पॉइंट। सेक्युलरिज्म, वो किसी एक धर्म को फॉलो नहीं करेंगे, तो पीछे क्या लगा दिया हमने? इज्म लगा दिया, क्योंकि आपके थॉट प्रोसेस उस इज्म के साथ चलते हैं। सो कम्युनिज्म क्या था? एक्चुअली कम्युनिज्म, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कार्ल मार्क्स ने इसको लाया था, बट वो लाए तो इसके लिए, इसको अच्छे पर्पस से थे, लेकिन लोगों ने इसका यूज करना थोड़े अपने मतलब के लिए करना शुरू कर दिया, मतलब अपने बेनिफिट्स के लिए दे स्टार्टेड मैन्यूवरिंग द आइडियोलॉजी, ओके। अब अगर मैं ओरिजिनल कम्युनिज्म की बात करूं तो जो ओरिजिनल कम्युनिज्म था उसमें लोगों का मानना यह था कि सबके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए लैंड का एंड वेल्थ का, मतलब पैसा, दौलत, शोहरत, ये सबके पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। एक के पास ज्यादा, एक के पास कम, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उनका कहने का मतलब ये था कि क्या होता है ना कि जब एक के पास ज्यादा पैसा होता है, एक के पास कम होता है, एक के पास ज्यादा लैंड है, एक के पास, दूसरे के पास कम है, तो बीच में ना एक खाई आ जाती है, अमीर और गरीब के बीच में देयर इज अ रिफ्ट, ओके। सो कम मतलब यू नो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वेल्थ, it creates rift between poor and the wealthier one। तो इसीलिए कम्युनिज्म लाया गया कि सबको ना इक्वल कर दो, सबके पास इक्वल पैसा कर दो, इक्वालिटी ले आओ। इक्वालिटी लाओगे तो किसी के बीच में मतलब वो रिफ्ट नहीं रहेगा, सब एक हो जाएंगे, सबकी लैंड्स एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दो।
ये था कम्युनिज्म का मतलब। लेकिन लोगों ने इसको क्या करना शुरू कर दिया, अपने बेनिफिट के लिए मोल्ड करना शुरू कर दिया, जिसमें से एक नाम आता है हिटलर का। अब हिटलर ने क्या करा, हिटलर ने कम्युनिज्म को अपने बेनिफिट के लिए मोल्ड कर दिया। तो लोगों को कम्युनिज्म के नाम पर उसने क्या करा, सारी जमीनें अपने पास कर ली, ठीक है। और कम्युनिज्म में एक और चीज होती है, कम्युनिज्म का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि अब जो अमीर है, जो सारा दिन काम करता है, खूब पढ़ा लिखा है, और एक वो गरीब है जो कुछ नहीं करता, और या फिर वो एक ऐसा आदमी है दूसरा जो निठल्ला पड़ा हुआ है घर में, लेकिन उसको भी उतना ही पैसा जाएगा, और जो मेहनत कर रहा है उसको भी उतना ही पैसा जाएगा। तो फिर एक बात बताओ, जो इंसान मेहनत कर रहा है वो करेगा क्यों, जब उसके दिमाग में ये है कि सबके पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। दैट वाज द मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस इज्म। लेकिन हिटलर ने इसको थोड़ा सा और अपने उसमें मोल्ड कर लिया, सारी जमीन वगैरह अपने पास कर ली, और इस कम्युनिज्म के बेसिस पर उसने मारधाड़ चालू कर दी। हिटलर की वजह से लोगों के मन में था कि कम्युनिज्म जो है उसमें ये सब होता है, मतलब ये लोग किसी को मारने में, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को मारने में हिचकते नहीं हैं। एंड वन मोर थिंग, अब जब पॉलिटिकल पार्टी है, आपको पता है ना, अपने यहाँ भी एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ आम आदमी पार्टी एक दूसरे से लड़ते ही रहते हैं। ऐसे ही उस टाइम पर भी था। तो एक तरफ कम्युनिज्म के लोग थे और दूसरी तरफ दूसरी पार्टीज के लोग थे। तो एक तो पार्टी थी यूएसए की और एक थी यूएसएसआर की। एक दूसरे के साथ इनका जो है चलता रहता था, एक राइट विंग लेफ्ट विंग इनका चलता रहता था, ठीक है। बट आपको इतना नहीं जाना, जो मैंने कम्युनिज्म का मतलब बताया, आपको क्या समझना है कि स्टार्टिंग उसकी ऐसे की गई थी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। बट इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट अथॉरिटेटिव हो जाती है, और मतलब अमीर गरीब के बीच में क्या होता है ना कि जो इंसान मेहनत करता है वो मेहनत करना छोड़ देते हैं, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। लेकिन इसको लोगों ने अपने बेनिफिट्स के लिए यूज करना शुरू कर दिया, जैसे कि उसमें से सबसे बड़ा नाम आता है हिटलर का। और हिटलर की वजह से लोगों ने कम्युनिज्म के नाम पर मतलब बुरा हाल मचा दिया था, मैसेकर होने लगे थे, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए। इसी वजह से साउथ इंडिया के ये जितने भी लोग थे मानते थे कि कम्युनिज्म को फॉलो करने वाले जितने भी लोग हैं ना, वो सब लोग बेकार हैं, इसको कभी फॉलो नहीं करना चाहिए, कम्युनिज्म सबसे वर्स्ट चीज है, ऐसा इनका मानना था। आई होप इतना क्लियर हो गया। अब बात करेंगे फ्रैंक बकमैन के बारे में। तो जैसे कि मैंने बताया था कि कम्युनिज्म के अगेंस्ट अब बहुत सारे मूवमेंट्स चलने लगे थे, क्योंकि हर एक पॉलिटिकल पार्टी अब अगेंस्ट थी कम्युनिज्म के, ठीक है। स्टार्टिंग में तो लोगों ने बड़े खुशी खुशी कम्युनिज्म को फॉलो किया, ठीक है, फॉलो किया कि नहीं कम्युनिज्म में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये है वो। धीरे धीरे लोगों को पता चला कम्युनिज्म एक बीमारी है। ये कम्युनिज्म में लोगों का माइंड वॉश करके उनको इस तरीके से बोला जाता है कि तुम्हारे ना माँ बाप है, ना बच्चे, ना कुछ और है, तुम्हारा कोई नहीं है, फलाना ढिमकाना, ऐसी चीजें सिखाई जाती है, मतलब ब्रेन वॉश किया जाता है। अब क्या हुआ कि फ्रैंक बकमैन नाम के एक आदमी थे, उन्होंने एक मूवमेंट चलाया। उस मूवमेंट में उन्होंने बहुत सारी नेशनैलिटी से लोगों को जोड़ा और नाम रख दिया उन लोगों की पार्टी का MRA। MRA स्टैंड्स फॉर व्हाट? मोरल रीआर्मामेंट आर्मी। अब ये क्या वो आर्मी थी जो फौज खड़ी रहती है, दुश्मनों से लड़ती है? नहीं, ये आर्मी थी अगेंस्ट कम्युनिज्म। अब ये मोरल वर्ड क्यों है मैं समझाऊंगी, बट उससे पहले समझो फ्रैंक बकमैन ने ये MRA आर्मी क्यों बनाई, मोरल रीआर्मामेंट आर्मी। एक्चुअली फ्रैंक बकमैन का ये मूवमेंट चला था एंटी कम्युनिज्म मूवमेंट। इन्होंने बहुत सारी जगह पर जाकर कम्युनिज्म के अगेंस्ट प्लेज स्टार्ट कर दिए। जैसे होता है ना आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपने गली नुक्कड़ में देखा होगा कि ड्रग एडिक्शन के ऊपर या स्मोक्स के ऊपर या मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें जो लिकर हो गई या ऐसी चीजें जो हमें नुकसान करते हैं, टोबैको हो गया, इनके अगेंस्ट कितने स्लोगन चलते हैं, लोग ड्रामा क्रिएट करते हैं, लोग नुक्कड़ नाटक करते हैं, लोग अवेयरनेस फैलाने के लिए बहुत सारे प्लेज करते हैं, जैसे कि जल ही जीवन है, इस चीज के ऊपर, दैट वाटर इज द नेसेसिटी ऑफ लाइफ। तो कहने का मतलब ऐसे इन चीजों के ऊपर आपने देखे होंगे आसपास बहुत सारे ड्रामाज चलते हैं, बहुत सारे नुक्कड़ नाटक चलते हैं, ठीक है। क्यों? अगेंस्ट द ड्राइव, मतलब अगेंस्ट समथिंग
जो हमें नुकसान कर रही है। ऐसे ही जो कम्युनिज्म था वो नुकसान दे रहा था लोगों को, तो इसीलिए फ्रैंक बकमैन ने क्या करा, अलग अलग लोगों को, अलग अलग कंट्री के लोगों को जोड़ा, आर्मी बनाई और उनके साथ वो प्ले रिप्रेजेंट करते थे अलग अलग जगह पर जाकर, अलग अलग देशों में, ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके दैट कम्युनिज्म इज समथिंग दैट शुड नॉट बी फॉलोड एनी हाउ। ओके, अब फ्रैंक बकमैन ने जो ये आर्मी का नाम रखा मोरल रीआर्मामेंट आर्मी, इसमें जो ये वर्ड है ये मोरल, ये बहुत मैटर करता है। मोरल का मतलब क्या है? मोरल का मतलब यहां पर ये एक्चुअली चाहते थे कि लोग कम्युनिज्म को फॉलो करेंगे तो इमोरल हो जाएंगे, लोगों के कंडक्ट मोरल करने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि ये सारे कंडक्ट जो हैं ये इमोरल कंडक्ट हैं। अपने फैमिली तक को भी मार देना, आप उसे क्या मोरल कहेंगे? नहीं ना। तो इसीलिए इन्होंने नाम रखा मोरल रीआर्मामेंट आर्मी, और इनका मूवमेंट का यही मैसेज होता था कि भाई हमें मोरालिटी फैलानी है। तो ये एक दिन आए मद्रास 1952 में, और इन्होंने देखा कि मद्रास में जेमिनी स्टूडियो एक बहुत ही बेस्ट प्लेस है जहां जाकर ये प्ले रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हुआ क्या, अब जब ये आए जेमिनी स्टूडियो तो किसी ने कहा ये एक इंटरनेशनल सर्कस है। अब ऐसा क्यों बोला, एक एक चीज को ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बातें। देखो सर्कस का काम क्या होता है, सर्कस में जितने भी लोग होते हैं वो प्ले करते हैं, एक रोप से दूसरी रोप पर जाएंगे और ऐसे, मतलब देखा ना सर्कस में कैसे वो एक प्ले के साथ परफॉर्म करते हैं। ऐसे ही ये जो आर्मामेंट आर्मी थी ये भी इसी तरीके से प्ले करते हुए परफॉर्म कर रहे थे। तो किसी ने इनको क्या बोल दिया कि ये एक इंटरनेशनल सर्कस है। किसने बोला? कोई होंगे जेमिनी स्टूडियोज में जिन्होंने बोल दिया होगा, बट दे वर नॉट गुड एट ट्रेपीज and they met animals. I mean, if they had the acquaintance with the animals only at the dinner table. ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। मतलब क्या है, देखो सर्कस में ट्रेपीज करते ना, एक रस्सी से दूसरी रस्सी पे छलांग लगा दे, फिर तीसरी रस्सी पे छलांग लगा देते थे, जस्ट जंप एंड विद प्रोफेशनल स्किल्स, उनको कहते हैं ट्रेपीज, उनकी स्किल्स को कहते हैं ट्रेपीज। ठीक है, लेकिन जब ये अपना मोरल रीआर्मामेंट आर्मी के लोग जब भी अपना परफॉर्म कर रहे थे, दे वर नॉट गुड एट ट्रेपीज। और सर्कस में आप देखोगे कि एनिमल्स के साथ लोग परफॉर्म करते हैं, लेकिन ये लोग अपने साथ एनिमल्स नहीं लाए थे। यहां पर कहा गया, कहने को तो कह रहे थे कि ये सर्कस है, इंटरनेशनल सर्कस, जो बाहर से आया इंटरनेशनल सर्कस, लेकिन क्या ये सर्कस की तरह थे? नहीं, ये ट्रेपीज में अच्छे नहीं थे, ये एनिमल्स को मिलते थे डिनर टेबल पे। मतलब क्या है इस चीज का? इसका मतलब ये है कि अगर आप सर्कस के लोगों को देखोगे, सर्कस के लोग एनिमल्स को जिंदा रखते हैं भाई, उनको कि उनको काम करना होता है उनके साथ, राइट। लेकिन ये लोग जो है एनिमल्स के साथ मिलते थे डिनर टेबल पे, दैट मीन्स कि एनिमल्स का जो मीट मांस है वो खाया करते थे। ठीक है, आगे अब ये जो आर्मी है इन्होंने दो प्लेस परफॉर्म करे, द जोथम वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर। अब बार बार इन प्लेस को परफॉर्म किया गया और जेमिनी स्टूडियोज में लगभग 600 लोग थे जिन्होंने इन प्लेस को बार बार देखा। लेकिन ये जो प्लेस थे इनका मैसेज यूजुअली वेरी सिंपल एंड होमिलीज, बट सेट एंड कॉस्ट्यूम्स वर फर्स्ट रेट। मतलब ये एंटी कम्युनिज्म थे, एंटी कम्युनिस्ट थे, बट इनके अगर कॉस्ट्यूम्स देखोगे ना, बहुत ही जबरदस्त तरीके के इनके कॉस्ट्यूम थे, एकदम फर्स्ट रेट। साथ ही साथ एक और चीज बताई गई है कि एक्चुअली क्या था, जो जोथम वैली है इनके प्लेस में ना प्रॉपरली सनराइज सनसेट ब्यूटीफुल तरीके से दिखाया जाता था। तो मद्रास के जितने भी, मतलब मद्रास एंड तमिल जितने भी ड्रामाज होते थे वो सब लोग इनके प्लेस से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हुए थे। मतलब इन्होंने जिस तरीके से प्लेस किया, जो सेट तैयार कर रखा था, जो बैकग्राउंड तैयार कर रखा था, जो बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा था, जो पीछे पर्दे लगे हुए थे, वो सब इतना एस्थेटिक लगा इनको, तो उससे इन्होंने इंस्पिरेशन ली और तमिल एंड मद्रास ड्रामा, बहुत ऐसे ड्रामास क्रिएट करे गए जिसमें इन्होंने सेम तरीके का सेटअप लगाया जो जोथम वैली में लगा हुआ था। मतलब सनराइज सनसेट दिखाया गया, वाइट बैकग्राउंड कर्टेन था एंड पीछे बैकग्राउंड में फ्लूट बज रही थी धीमी धीमी। ये जो तीन चीजें थी ये इन्होंने कहां से ली थी? जोथम वैली प्ले से ली थी। किसने? मद्रास एंड तमिल ड्रामा के जितने भी लोग परफॉर्म करने वाले थे उन्होंने। अब कुछ टाइम के बाद
अशोकामित्रन को समझ आया कि जो MRA थे, मतलब जो भी ये आर्मी आई थी, दे वर अगेंस्ट और दे वर डूइंग द काउंटर मूवमेंट ऑफ कम्युनिज्म, मतलब वो कम्युनिज्म के अगेंस्ट थे। तो एक चीज हमें यहां समझ आई, जब ये आए थे फ्रैंक बकमैन की आर्मी लेकर, अपने आर्मी लेकर जब ये आए थे, उस टाइम पर किसी को नहीं पता था ये आए क्यों है, बट थोड़े टाइम बाद पता चला, थोड़े सालों के बाद अशोकामित्रन को, अरे वो तो कम्युनिज्म के अगेंस्ट थे। ठीक है, बट साथ ही साथ वो कहते हैं कि शायद हमारे बिग बॉसेस जितने भी थे उनको भी पता नहीं था कि वो कम्युनिज्म के अगेंस्ट है, राइट। और इसीलिए वो कहते हैं जितने भी मद्रास के बिग बॉसेस थे, दे वर प्लेड सिंपली इनटू द हैंड्स ऑफ MRA आर्मी। बट इट्स ओके, लेकिन अगर हम इस बिग बॉसेस की बात करें तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, कोई कम्युनिज्म के अगेंस्ट है नहीं है, इन बिग बॉसेस को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जितने भी लोग MRA में थे वो कम से कम कितने थे, 200 लोग थे। ह्यूज मतलब कलर, साइजेस मतलब स्टेचर, और अलग अलग कौन सी कंट्री से थे, 20 नेशनैलिटीज से, अलग अलग कंट्रीज के 200 लोग थे, अलग अलग कलर एंड साइजेस के, जो ये MRA आर्मी में थे और किसके अगेंस्ट थे, कम्युनिज्म के अगेंस्ट थे। ठीक है, लेकिन जब ये आए थे तो जितने भी लोग थे जेमिनी स्टूडियो में, उनके लिए इट वाज अ वंडरफुल मोमेंट, बिकॉज अदरवाइज तो वो डेली क्या देखते थे, ऑफिस बॉय है, मेकअप पोत रहा है, स्लैप कर करके बुरी तरीके से, जिसको भी देखो मेकअप पोत रहे हैं, ठीक है, ये सब जगह यही चीज देख रहे थे, वो बोर हो गए थे ये चीज देख के। लेकिन जैसे ही कुछ नया उनको देखने को मिला, जैसे MRA आए, नए लोग मिले, नया कुछ देखा उन्होंने, नया सनराइज, नए तरीके का सनसेट, नए तरीके का ड्रामेटिक सेट, फ्लूट बज रही है पीछे, वो सब चीजें इन लोगों के लिए ओवर स्ट्रक मोमेंट था, बहुत अच्छा मोमेंट था। तो इसलिए सब लोगों को बहुत मजा आया ये प्लेस देखने में। कुछ महीनों के बाद टेलीफोन की घंटी बजती है और पता चलता है कि एक विजिटर और आने वाला है जेमिनी स्टूडियोज में, और उस विजिटर की वजह से जितना भी स्टेज वगैरह था उसको प्रॉपरली क्लियर कराया गया तमीज से, ताकि वो आए विजिटर एंड अपना भाषण दे। सबने बोला कि एक पोएट आ रहा है इंग्लैंड से। अब अगर इंग्लैंड के पोएट की बात करें तो नाम लोगों ने सुने हुए थे वर्ड्सवर्थ के, जो ज्यादा पढ़े लिखे थे उन्होंने टेनिसन, अल्फ्रेड टेनिसन, जॉन कीट्स, PB शेली एंड बायरन, इनके नाम सुने थे। और कुछ बहुत ही कम लोग ऐसे थे जिसने T.S. इलियट का नाम सुना हुआ था, ये सारों के नाम सुने हुए थे। ठीक है, अब आप मत सोचना ये बहुत सारे नाम कैसे है। जॉन कीट्स का आपने नाम सुना होगा, ये वर्ड्सवर्थ भी सुना होगा, टेनिसन, शेले, बायरन, ये रोमांटिक पोएट्स थे, एंड T.S. इलियट थोड़े आगे जाकर आ जाते हैं पोएट। बेसिकली इनके नाम आप सुनोगे जब आप कॉलेज में चले जाओगे, सो अभी इतना यू नॉट नीड टू वरी। अब एक ने बोला कि यार वो पोएट नहीं है, वो एडिटर है, इसीलिए इसका इतना बड़ा रिसेप्शन हो रहा है। ठीक है, तो कोई कह रहे थे वो पोएट है, तो कोई कह रहा था नहीं वो पोएट नहीं है, वो एडिटर है। अब वासन जो है, जो इनका बॉस था, ठीक है, जो फाउंडर था जेमिनी स्टूडियोज का, वो भी एक एडिटर था, लेकिन तमिल वीकली का। अब तमिल मतलब तमिल लैंग्वेज, वीकली मतलब वीक में एक बार, तो वीक में एक बार एक मैगजीन निकलती होगी या एक न्यूज़पेपर निकलता होगा जिसका नाम था आनंद विकटन। उसमें किसका पेज होता था, एक पेज वासन का होता था, मतलब वासन उसमें एडिटर था, कुछ लिखा करता था। He was not the editor of any of the known names of British publications in Madras। अब यहां पर अशोकामित्रन कहते हैं कि जो ये आने वाला था विजिटर, जिसको पहले तो बोला गया वो पोएट है, फिर बोला गया नहीं पोएट नहीं, वो तो एडिटर है। तो यहां पर कह रहे हैं कि जो भी था वो, उसका नाम हमने कहीं नहीं सुना था, उन किसी भी ब्रिटिश पब्लिकेशन में हमने नाम नहीं सुना जो मद्रास में आती थी। अब इस बात का मतलब क्या है, देखो इंटरनेशनल लेवल पर जो पब्लिकेशंस हैं वो एक दूसरे के पास भी पहुंचती है। अगर ब्रिटेन में कोई पब्लिकेशन है, कुछ पब्लिकेशंस हमारे यहां पर भी आती है, हमारे यहां पर भी फेमस है। ठीक है, तो यहां पर वो कह रहे हैं कि मद्रास में उस टाइम पर जितने भी ब्रिटिश पब्लिकेशंस के नाम को हम जानते थे, उनमें से उसका नाम नहीं था जो हमारे यहां आने वाला था। अब ये है कौन, ये है स्टीफन स्पेंडर, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।
Since the top men of the Hindu were taking the initiative, the surmise was that the poet was the editor of Daily. अब वो कह रहे हैं कि टॉप मैन जितने भी एडिटर थे अच्छे अच्छे द हिंदू के, वो सब बोल रहे थे कि शायद ऐसा लग रहा है कि जो भी ये आने वाला है हमारे यहाँ पर विजिटर, ये शायद किसी डेली का एडिटर होगा। डेली का मतलब क्या होता है? जो डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर मैगजीन्स आती हैं, ये उसका एडिटर हो सकता है, बट नॉट फ्रॉम द मैनचेस्टर। अब मैनचेस्टर क्यों बोला है? द मैनचेस्टर गाइड्स, द लंदन टाइम्स, ये सब शायद वीकली बेसिस पर ब्रिटिश पब्लिकेशंस आती होंगी मद्रास में। मतलब द मैनचेस्टर गार्जियन, सॉरी मैंने गाइड बोल दिया था, द मैनचेस्टर गार्जियन और लंदन टाइम्स, ये दो ऐसी पब्लिकेशन थी जिसके बारे में मद्रास में लोगों को पता था और उनके एडिटर्स भी पता थे। तो ये कह रहे हैं कि उसका नाम, स्टीफन स्पेंडर का नाम इन दोनों में तो इन्होंने नहीं सुना। तो ये कह रहे थे कि इसका मतलब अगर ये दो पब्लिकेशंस जो वीकली आती हैं मद्रास में ब्रिटेन से, इसमें उनका नाम नहीं है जो विजिटर आने वाला है, तो इसका मतलब है कि वो डेली कोई ऐसी मैगजीन या न्यूज़पेपर में काम करता होगा जो डेली बेसिस पर आती है, ब्रिटेन में ही होगी, वो शायद हमारे यहाँ नहीं आती है, ऐसा इनका मानना था। और ये कह रहे हैं कि जितने भी लोगों के पास गॉसिपिंग्स होती थी, सबसे ज्यादा मोस्ट वेल इन्फॉर्म जितने भी लोग थे जेमिनी स्टूडियो में, उसको भी बस इतना ही पता था, इससे ज्यादा नहीं पता था। उनको भी बस इतना ही पता था, हाँ भाई ये इन दोनों का नहीं बल्कि या तो किसी एडिटर डेली का, मतलब डेली मतलब जो डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर आते हैं उन सब का एडिटर ये होगा, लेकिन इन दोनों का ये नहीं था। हम बात करें स्टीफन स्पेंडर के बारे में। ओके जी, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे स्टीफन स्पेंडर एंड फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत लेंथी वीडियोस इसलिए हैं क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ता है और एक शॉट में मैं निकाल नहीं सकती, और इसको मैंने बहुत डिटेल से आप लोगों को पढ़ाना था। सो या दैट्स व्हाई आई स्ट्रेच्ड द वीडियो टू लॉन्ग, बिकॉज अगर मैं थोड़ी सी शब्दों में इस चैप्टर को समझाऊंगी ना, बिल्कुल समझ नहीं आएगा। आई होप यू गॉट द क्लैरिटी व्हाट इज कम्युनिज्म, हु वर MRAs, व्हाई डिड दे प्ले जोथम वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर इन अ ग्लोरियस मैनर, एंड देन लेटर ऑन स्पेंडर कौन था, क्या था, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू कैन फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया अकाउंट्स एंड आपको उन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बाय बाय।